औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो डेफिनेशन के मुताबिक अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इंटेंशनली deviates from the ordinary language in order to produce a rhetorical effect। तो फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनीशन के मुताबिक एक आम लफ्ज़ या फ्रेज़ इसको जानबूझ के उसकी मीनिंग को चेंज किया जाता है इस मकसद के लिए कि द आर्ट ऑफ कंपोजिशन हो। द आर्ट ऑफ कंपोजिशन रिटोरिकल इफ़ेक्ट्स या द आर्ट ऑफ कंपोजिशन क्या है? जब राइटर और पोइट ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में या अपनी लिखाई में कि उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़े और उस तहरीर में या उस शायरी में जान पैदा हो, लोगों की दिलचस्पी बढ़े, जान पैदा हो और लोगों को पढ़ने में एंजॉयमेंट मिले। तो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोइट राइटर्स करते रहते हैं और लिटरेचर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल है दिस थीफ इज़ अन ऑनेस्ट मैन। ये चोर बहुत ही ईमानदार है। तो क्या कभी चोर ईमानदार होता है? यू आर अ लाइन इन माई ग्रुप। तुम मेरे ग्रुप में एक शेर हो। तो क्या इंसान कभी शेर होता है? इवन स्टोन क्राइड ऑन हिम। हत्ता कि पत्थर भी उस पर रोए। तो क्या कभी पत्थर रोते हैं? लेकिन ऐसे मिसालें हमें कहाँ मिलते हैं? शायरी में या तहरीरों में मिलती है। और इसके पीछे का मकसद क्या होता है कि इसमें जान पैदा हो। किस में जान पैदा हो? उस तहरीर में, शायरी में जान पैदा हो, दिलचस्पी हो लोगों की, पढ़ने में लोगों को मज़ा आता हो। तो इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल लिटरेचर में होता है। आगे जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आपका और हमारा यूं ही रिश्ता कायम रहे और मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं और आप उनको मुस्तक़बिल में भी देखते रहें। तो आगे हम अभी फिगर ऑफ स्पीच से मज़ीद फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सिमिली क्या है। डेफिनेशन है सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग्स बाय यूजिंग दिस टू वर्ड्स लाइक एंड एज। तो सिमिली क्या है? वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो अनरिलेटेड थिंग जो एक दिन का एक दूसरे का ताल्लुक़ ना हो उनको हम कंपेयर करते हैं इन दोनों अल्फाजों के थ्रू, यानी लाइक और एस के थ्रू हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज़ लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह है। तो यहाँ पर वो जो है ही ये एक इंसान है और अ लायन एक जानवर है। तो इंसान और जानवर को कंपेयर किया जा रहा है कि वो ऐसा है जैसे शेर। तो यहाँ पर इस इंसान को शेर की क्वालिटी दी जा रही है। तो दो अनरिलेटेड चीज़ों को क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। इस तरह वी आर इडियट्स एज डंकी, हम गधे की तरह बेवकूफ़ है। दे आर स्ट्रॉन्ग लाइक टाइगर्स, वो टाइगर की तरह मजबूत है। तो ये क्या है? दो अनरिलेटेड चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। याद रहे जैसे यहाँ पर असद इज़ लाइक अली, ये सिमिली नहीं है क्योंकि असद और अली दोनों इंसान हैं और दो ऐसे चीज़ जो एक दूसरे जैसे हो उनका कंपेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि सिमिली एक ऐसे चीज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा। सिमिली यानी दो ऐसे चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होगी जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा। यानी जानवर और इंसान का कंपेयर होगा मगर इंसान और इंसान का कंपेयर नहीं होगा। इस तरह जानवर और जानवर का भी कंपेयर नहीं होगा। उम्मीद है आपको सिमिली समझ में आ गई होगी। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाफर क्या है। डेफिनेशन है मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वो वी कंपेयर अनरिलेटेड थिंग। तो मेटाफर में भी हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं अनरिलेटेड थिंग्स को। मगर इसमें फ़र्क यह है कि वी डू नॉट यूज़ लाइक एंड एस फॉर कंपेरिजन। हम इन दोनों अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं। जैसे जुनैद इज़ अ लाइन ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ पर जुनैद को लाइन की क्वालिटी दी जा रही है कि जुनैद क्रिकेट का शेर है। तो यहाँ जुनैद इंसान है और लाइन एक जानवर है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। इस तरह ही वॉज डंकी इन क्लास अकॉर्डिंग टू देम वी आर एनिमल्स, अली इज़ अ स्टार ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पर जो अली है दूसरी तरफ स्टार है। इस तरह अकॉर्डिंग टू दम वी आर एनिमल, वी यहाँ पर इंसान है, एनिमल जानवर है। ही वॉज अ डंकी, डंकी एक जानवर है और ही इंसान है। तो यहाँ जानवर और इंसानों को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन सिमिली और मेटाफर में ये फ़र्क है कि इसमें जैसे सिमिली में हम लाइक और एस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ को मेटाफर भी समझ में आ गया होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं पर्सोनिफिकेशन कि ये क्या है। डेफिनेशन है पर्सोनिफिकेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वी गिव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग
टू नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें क्या है कि हम इंसानी क्वालिटी किसी गैर जानदार चीज़ को देते हैं। गैर जानदार चीज़ को हम क्या करते हैं, इंसानी क्वालिटी देते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं लिटरेचर में, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, मून वॉज क्राइंग ऑन दैट नाइट। मून वॉज क्राइंग ऑन दैट नाइट यानी चांद रो रही थी उस रात को। तो चांद का रोने के साथ क्या लेना देना, क्या चांद रोती है, ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इंसानी क्वालिटी चांद को दे रहे हैं, इसी को तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इस तरह दैट फ्लावर वाज लफिंग, वो फूल हंस रहा था। क्या फूल हंसते हैं? नहीं। लेकिन हम यहाँ पर इंसानी क्वालिटी दे रहे हैं उस फूल को। इस तरह माई कार इज़ टायर्ड नाउ, क्या कार तकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर हम कार को इंसानी क्वालिटी दे रहे हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसी को ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पर्सोनिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि अपोस्ट्रोफी क्या है। डेफिनेशन है, अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एब्स्ट्रैक्ट डीडमेन और एनिमेटेड थिंग्स आर एड्रेस एज दे आर लिसन। तो अपोस्ट्रोफी क्या है? वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट डीडमेन और एनिमेटेड थिंग्स को ऐसे एड्रेस किया जाता है जैसे वो सुन रहे हो। एग्जाम्पल है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, लिटिल लैम हु मेड दी, डेथ दाउ प्राइड ऑन दी। तो ये सब क्या है, ये मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं। कौन एड्रेस कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ। उनसे कह रहे हैं कि आपको इस मौके पर यहाँ होना चाहिए। जबकि मिल्टन को मरे हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका होता है, वर्ड्सवर्थ के बाद होते हैं मिल्टन। मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही ओल्ड कैरेक्टर है। लेकिन वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, वो अपनी शायरी में उनको ऐसे एड्रेस करते हैं जैसे मिल्टन सुन रहा हो। इस तरह डेथ, लिटिल लैम हु मेड दी। तो इसमें लैम से कहा जा रहा है कि आपको किसने बनाया है, हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया है। जबकि क्या जानवर हमारी बातें समझते हैं, लेकिन इसमें जानवर को एड्रेस कर रहे, जानवर से बातें हो रही है। इस तरह डेथ दाउ प्राइड ऑन दी, डेथ यानी मौत, तुम अपने आप पर फख्र क्यों करते हो? क्या मौत हमारी बातें सुनता है? यानी मौत, जो हमें मौत आती है, क्या वो हमारी बातें भी सुनता है? लेकिन यहाँ पर शायर क्या कर रहा है, मौत को ऐसे एड्रेस कर रहा है जैसे मौत उसको सुन रहा हो। इसी चीज़ को जो गैर जानदार हो या मरा हुआ इंसान हो, कोई एनिमेटेड थिंग्स हो, तो उसको एड्रेस करना अपोस्ट्रोफी कहलाता है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं मेटानमी। डिफिनीशन है, इन मेटानमी अ थिंग इज़ कॉल्ड बाय दैट नेम विच इज़ रिलेटेड और एसोसिएटेड विद दैट थिंग। तो एक चीज़ को उस नाम से पुकारना, उस नाम से पुकारना जो जिसका ताल्लुक़ उससे हो। किसी न किसी तरीके से उसका ताल्लुक़, उस इंसान का उस चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से हो, तो उसके बजाय उसे दूसरी चीज़ से, उसके रियल नेम के बजाय उसे उसके दूसरे नाम से पुकारा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मेटोनमी कहते हैं। जैसे आई वॉज लिसनिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं वज़ीर आज़म को सुन रहा था। तो हर मुल्क का अलग अलग वज़ीर आज़म होता है, तो इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की को सुन रहा था, बजाय उसका नाम लेने के। अगर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहते तो लोग समझ जाते कि किसकी बात कर रहे हैं। इस तरह आई एम रीडिंग द शेक्सपियर, तो मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द वाइट हाउस, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द वाइट हाउस मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर वाइट हाउस दिया गया, अकॉर्डिंग टू द वाइट हाउस। तो ये जो वाइट हाउस है और प्राइम जो प्रेसिडेंट है, दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मेटोनमी कहते हैं। जैसे आई सा अ वाइट बीरियड मैन, तो वाइट बीरियड मैन का मतलब है कि उसने एक सफ़ेद रीश आदमी देखा, तो मतलब है कि वो आदमी बूढ़ा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उम्मीद करता हूँ को मेटोनमी भी समझ में आ गई होगी। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीमोरॉन की क्या है। डेफिनेशन है, ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर विच क्रिएट्स अ मीनिंग। तो ये ऑक्सीमोरॉन क्या है, जिसमें दो अल्फाज ऐसे रखे जाते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, इनका शुरू से एक दूसरे के अपोजिट हो, लेकिन दोनों को एक साथ रख कर एक मतलब निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल है, इट्स ओपन सिगरेट। इट्स ओपन सिगरेट क्या है, ये एक कुली राज है। तो अगर एक चीज़ सिगरेट है तो वो ओपन कैसी है, मगर यही दोनों अल्फाज जो ओपन और सिगरेट मिलकर अलग मतलब निकाल रहा है, इसी को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। इस तरह दे आर पीस फोर्स, एक तरफ फोर्स ताकत और पीस अमन को कहते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पीस फोर्स यानी अमन की फ़ौज। इस तरह ही इज़ रेगुलर इर्रेगुलर, तो एक बंदा अगर इर्रेगुलर है तो वो रेगुलर कैसा है, इज़ रेगुलर इर्रेगुलर। इस तरह दिस इज़ ओरिजिनल कॉपी, तो अगर एक चीज़ कॉपी है तो वो ओरिजिनल कैसा है, लेकिन दोनों को इस तरह रखा गया है जैसे ओरिजिनल और कॉपी दोनों को मिलकर ऐसे रखा गया कि इसका एक मतलब निकले। इन्हीं को इसी ऐसे अल्फाजों को जो एक दूसरे के बेसिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो और उसको एक साथ रखे उनके एक मतलब निकाले, उसी को ही ऑक्सीमोरॉन कहते हैं।
आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। डेफिनेशन पैराडॉक्स इज़ द फिगर ऑफ स्विच वेयर टू अपोजिट आइडियाज़ आर केप्ट टुगेदर। तो इसमें क्या होते हैं कि दो मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है और उसका एक मतलब निकाला जाता है। जैसे अभी हमने दो अल्फाजों को एक साथ रखा था, यहाँ पर दो आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है और इसका एक मतलब निकाला जाता है। एग्जाम्पल है, ऑल पाकिस्तानी आर एग्रीड टू डिसएग्री विद एवरीवन। तो सारे पाकिस्तानियों का इस बात पर इत्तेफाक है कि हम कभी आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वो कभी आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे। एक तरफ वो इत्तेफाक नहीं करते और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया हुआ है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? अपोजिट आइडियाज़ को, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। आई लाइक अफ्रीकन स्मगलर्स हु आर ऑनेस्ट इन दियर जॉब। तो मुझे अफ्रीका के स्मगलर पसंद हैं क्योंकि वो अपने काम में ईमानदार है। तो क्या स्मगलर कभी ईमानदार होते हैं? मगर इसी चीज़ को, जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम पैराडॉक्स कहते हैं। आई एम बिजिंग डूइंग नथिंग। मैं मसरूफ़ हूँ कुछ ना करते हुए। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मसरूफ़ हूँ। तो ये कैसे होता है कि एक बंदा कुछ नहीं कर रहा है और वो मसरूफ़ है? मगर इसी को ही लिटरेचर में पैराडॉक्स कहते हैं। इस तरह, नो वन गोज़ दैट होटल बिकॉज इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड। तो ये कैसे हो सकता है कि एक होटल है जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है फिर भी वहाँ क्राउड रहता है? तो यही तो पैराडॉक्स है कि दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं और उनको आपस में मिलाकर एक मतलब निकाला जाता है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि एपिग्राम क्या है। डेफिनेशन, एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स विद विटी थॉट एंड टर्न ऑफ आवर थॉट। तो एपिग्राम एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ब्रीफ सेइंग होती है, एक ऐसी बात होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी छोटी बात उसके अंदर होती है, स्टेटमेंट के अंदर होती है कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स टू द डार्कनेस। तो कहते हैं कि भाई अंधेरे पर को बुरा भला कहने से अच्छा है कि बंदा खुद क्या करे, रोशनी करे। इसका मतलब यह है कि दूसरों की बुराई करने से अच्छा है बंदा खुद मेहनत करे। तो ये इसमें क्या है कि एक ऐसी ब्रीफ सेइंग है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसी को एपिग्राम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ वी डू नॉट एंड द वार सो इट वुड एंड अस। अगर हम जंग को ख़त्म नहीं करते तो ये हमें ख़त्म कर देगा। इसका मतलब है कि हमेशा इंसान को अमन में रहना चाहिए। तो इसको ही क्या कहते हैं? एपिग्राम कहते हैं, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं एल्यूजन की ये क्या है। डेफिनेशन, एल्यूजन द ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट, वर्क और एनीथिंग और गिविंग अ ब्रीफ रेफरेंस ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड एल्यूजन। तो ये एल्यूजन क्या है? किसी इंसान, शख्स, वाक़या, कोई बड़ा ऐसा कारनामा जिसके हम एक छोटी सी रेफरेंस दें और फ़ौरन लोगों को वो चीज़ याद आ जाए, तो इसी को क्या कहते, लिटरेचर में इसको एल्यूजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू आर नॉट रोमियो। रोमियो क्या है? शेक्सपियर के एक ड्रामे का कैरेक्टर है। तो सिर्फ इस सेंटेंस में, यू आर नॉट रोमियो, इस सेंटेंस में रोमियो का जिक्र किया गया, इसका रेफरेंस दिया गया है, तो हमें फ़ौरन से रोमियो याद आ जाता है। इस तरह, दिस प्लेस इज़ पेरिस ऑफ आवर कंट्री। तो ये जगह जो ये जो जगह है ये हमारे मुल्क का पेरिस है। तो ये जो पेरिस का सिर्फ नाम लिया तो हमें फ़ौरन पेरिस याद आ गया कि ये किसकी बात हो रही है। इस तरह, दिस फाइट रिमाइंड्स मी वर्ल्ड वॉर। तो ये लड़ाई मुझे वर्ल्ड वॉर याद दिलाती है। तो इसमें सिर्फ वर्ल्ड वॉर का नाम लिया गया, फ़ौरन हमारे जहन में वो पूरी कहानी आ गई है। इसी को ही एल्यूजन कहते हैं कि एक छोटी सी रेफरेंस दी जाती है और उससे बंदे को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। इस तरह, अली इज़ हिटलर फॉर अस। तो यहाँ पर हिटलर का नाम लिया गया है कि अली हमारे लिए हिटलर है। इसका मतलब है कि अली सख्त है, लेकिन ये हिटलर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो वो जो रियल हिटलर था उसकी पूरी स्टोरी हमारे जहन में आ जाती है। तो एक छोटा सा रेफरेंस या नाम लिया जाए या कुछ वाक़या बयान किया जाए तो इससे पूरी कहानी हमारे जहन में समझ आ जाती है। तो इसी को ही लिटरेचर में क्या कहते हैं? एल्यूजन कहते हैं। आइए अब डिस्कस करें कि लिटोट्स क्या है। डेफिनेशन, लिटोट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव स्टेटमेंट और सेंस। तो ये लिटोट्स जो है ये क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन होता है इसका। देखिए एग्जाम्पल है, आई एम नॉट चाइल्ड। एक बंदा कह रहा है आई एम नॉट चाइल्ड, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, आई एम नॉट चाइल्ड, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ। मतलब दरअसल इस सेंटेंस का ये है। और इस चीज़ को लिटरेचर में क्या कहते हैं? लिटोट्स कहते हैं। एक बंदा नेगेटिव बात करता है लेकिन उसका मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव होता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग मतलब निकलता है। इस तरह, दिस इज़ नॉट चाइनीज़ आइटम।
यानी अगर कोई चीज़ किसी को दिखा दे और आगे से वो कह दे कि ये चाइनीज़ आइटम नहीं, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, ये लो क्वालिटी नहीं है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि सनकदगी क्या है। डेफिनेशन है, सनकदगी इज़ द फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट ऑफ एनीथिंग इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल थिंग। तो ये क्या है कि किसी एक पूरे चीज़ में से, कोई चीज़ है या कोई मुल्क है, कोई भी है, उसके एक छोटे पार्ट को, उसका नाम लिया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, मगर वो पूरा जो एक पार्ट होता है या एक शख्स होता है, वो पूरी कंट्री या पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्ज़ाम्पल है, पाकिस्तान वॉन द मैच। पाकिस्तान वॉन द मैच, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने मैच जीता है, न कि पूरी पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तानी अवाम ने क्रिकेट खेला और उसको मैच को जीता, बल्कि ये जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, यहाँ पर 11 खिलाड़ी कर रहे हैं। तो ये 11 खिलाड़ियों ने मैच जीता, लेकिन अब नाम किसका पूरा लिया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का लिया जा रहा है। लेकिन ये 11 खिलाड़ी भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, एक छोटे यानी 11 लोग हैं 22-25 करोड़ लोगों में से। तो ये जो 11 लोग हैं ये पूरे 25 करोड़ को ये नुमाइंदगी करते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सनकदगी कहते हैं। जैसे आई हैव मैच द आर्मी इन दिस इशू, तो यहाँ पर एक बंदा कहता है कि मैं आर्मी से मिला इस इशू में, तो क्या वो पूरी आर्मी से मिला है, यानी किसी एक शख्स से या किसी बड़े से मिला होगा। ज़ाहिर बात है किसी एक बंदे से या दो बंदों से मिलकर उन्होंने बात की होगी, लेकिन अब वो एक दो बंदे पूरी आर्मी की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं कि एक छोटा हिस्सा एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करे, उसको रिप्रेजेंट करे, उसी को ही सनकदगी कहते हैं।